फर्स्ट हो गया। नमस्ते। हाँ जी। आज कुछ विद्यार्थियों के नए चेहरे लग रहे हैं जो कल नहीं आए थे, तभी नए चेहरे दिख रहे हैं इसमें ना। तो कल देखो, हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। पहले स्टार्टिंग में पढ़ी थी राजस्थान करंट अफेयर्स। इसके बाद अपन ने पढ़ा था अर्थव्यवस्था व अर्थशास्त्र सामान्य परिचय। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय कल पूरा हो गया था। आज एक अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे और कुछ मैंने योजनाएं पढ़ाई थी आपको। कौन कौन सी योजनाएं पढ़ाई थी? एक तो बीबीजी राम जी आपके में दे रखा है डेली सिलेबस में, एक तो उसको पढ़ाया था। दूसरा गांव ग्वाल योजना को पढ़ाया था। तीसरा राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट योजना को मैंने आपको पढ़ाया था। लाइट में जोड़ना है ना। तो आज अपन जो करंट अफेयर्स यहाँ से छोड़ के गए थे उसी में कुछ आगे पढ़ने वाले हैं। तो मैं कल जो थोड़ा बहुत पढ़ाया था उसको शॉर्ट तरीके से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ा था बीबीजी राम जी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ये पढ़ाया नहीं पढ़ाया था? कब आया है? 18 दिसंबर को 2025। इसका मूल उद्देश्य क्या था? इसके 4-5 उद्देश्य मैंने आपको लिखाए थे। जल संरचना, ग्रामीण अवसंरचना, जलवायु अनुकूल परियोजनाओं का निर्माण करना, रोजगार सृजन करना तथा विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को संरेखित करना। इसके अंदर मनरेगा और बीबीजी राम जी में क्या अंतर था, मतलब क्या भिन्नता थी? तो पहला जो भिन्नता था, रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी कर दी गई थी। रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी कितनी कर दी गई थी? मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, जबकि बीबीजी राम जी के अंतर्गत कितना दिया जाता है? 125 दिन का। इसके बाद दूसरा जो अंतर था, वित्तीय भार, केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी। मनरेगा में सारा का सारा हिस्सेदार कौन होता था? केंद्र होता था। लेकिन इसमें नए प्रावधानों में चेंज किया गया है। उसमें पहला जो चेंज किया गया है, पूर्वोत्तर राज्य, हिमालय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में कितना अनुपात रखा गया केंद्र और राज्य का? 90:10 का। इसके बाद जो शेष अन्य राज्य हैं उनमें कितना अनुपात रखा गया है? 60:40 का। इसके बाद जो हमने तीसरा जो परिवर्तन देखा था, तीसरा अंतर, अवकाश की इसके अंदर क्या की गई है? घोषणा की गई है। घोषणा की गई है मतलब कितने दिन का अवकाश रखा गया उसके अंदर? 60 दिन का। जो किस लिए रखा गया है? कृषि कार्यों के लिए, ताकि उस समय जो मजदूर है वो मनरेगा में नहीं जाए, जबकि खेतों में वो काम के लिए उपलब्ध हो सके। चौथा परिवर्तन क्या देखा गया था उसके अंदर? भुगतान की स्थिति, जो पहले 15 दिन के अंदर होती थी उसे अब क्या है? साप्ताहिक भुगतान व्यवस्था के अंदर जुड़ा गया है। और ग्रामीण अवसंरचना का विकास, जैसे सड़क है, स्वास्थ्य है, परिवहन की सड़क है और इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाएगा। ये इसके अंदर हमने सारी चीजें पढ़ी थी। इसके बाद हमने पढ़ा था दूसरा गांव ग्वाल योजना। पढ़ा नहीं पढ़ा? गांव ग्वाल योजना। गांव ग्वाल योजना का जो शुभारंभ मैंने आपको बताया था 22 फरवरी 2026 को। गांव ग्वाल योजना की 2 उद्देश्य मैंने आपको बताई थी। पहला उद्देश्य बताया था प्राचीन गौचारण परंपरा को जीवित करना है। दूसरा मैंने आपको बताया था आवारा गौवंश के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर प्रावधान किया गया है 70 गायों पर कितनी ग्वालों नियुक्ति की जाएगी? एक ग्वाले की 70 गायों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद दूसरा जो इसका जो मानदेय है वो कितना रखा गया है ग्वाले के लिए? प्रथम चरण में कितने गाँव में इसका शुभारंभ किया गया है? 14 गाँव में। इसका जो वित्तीय भार है वो किस पर पड़ेगा? भामाशाहों पर, न कि सरकार के कोष पर। इसके बाद मैंने तीसरी एक अन्य योजना पढ़ाई थी, क्या नाम है उसका? राजस्थान होम स्टे या पेइंग गेस्ट योजना। इसका मूल उद्देश्य क्या था? पर्यटन को बढ़ावा देना। दूसरा ग्रामीण आय में वृद्धि करना। तीसरा स्वरोजगार उत्पन्न करना। अब इसके अंदर हम जब बात करते हैं पॉइंट के अकॉर्डिंग,
तो जैसे कभी कभी क्या होता है, गांव में बहुत सारे बड़े बड़े मकान लोग बना लेते हैं और उनके परिवार में केवल 2 ही सदस्य 3 सदस्य घर में रहते हैं, तो इतना बड़ा घर खाली पड़ा रहता है। तो अब उसमें कहा गया कि जैसे आपके पास जो घर है वो खाली है, तो आप क्या है इसको होम स्टे योजना के तहत गेस्ट हाउस में बदल सकते हो और उससे क्या अपनी आय कर सकते हो। ये सारी और उसके अंदर अधिकतम कितने रूमों की मान्यता मिल सकती है? 8 की अधिकतम। और एक रूम के अंदर कितने बेड क्षमता? 3 हो सकती है, मतलब टोटल कितना है? 24 बेड क्षमता। इसके अंदर 2 प्रकार की श्रेणियाँ रखी गई थी, एक तो रखा गया था गोल्ड, दूसरा रखा गया था सिल्वर। गोल्ड का प्राइस कितना था? 2000। उसमें विशेष क्या सुविधा है? एसी व इंटरनेट। दूसरा कौन सा रखा गया? उसका प्राइस कितना है? 1000 रुपये। उसमें मूलभूत आवश्यकता वाली जो चीज़ें हैं वो रखी गई है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था पंजीकरण, अस्थायी पंजीकरण और स्थायी पंजीकरण। अस्थायी पंजीकरण कब होता है? 7 दिन के भीतर, और स्थायी पंजीकरण 2 माह के अंदर। स्थायी पंजीकरण की जो वैधता है वो कितने साल तक होती है? 3 साल तक। इसके बाद मैंने आपको बताया था अतिथि पंजिका, जो गेस्ट आते का रिकॉर्ड होता है, वो कितने वर्ष तक सुरक्षित रखना होगा? 7 वर्ष तक। इसके बाद एक और चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, शर्त। या तो जो लाभार्थी है उसका मालिक हो, या कम से कम 3 साल का रजिस्टर्ड लीज पर किराएनामा हो। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब एक सबसे ज्यादा चर्चित योजना है, अब मैं उसकी बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री आपके यहीं का है ना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। और ये कब शुरू हुई है? 12 जनवरी 2026 को। कब शुरू हुआ है? 12 जनवरी 2026 को। अब देखो मेरी इस बात को वापस ध्यान से सुनो, तो लिखो मत थोड़ा, है ना। जैसे इसका नाम है युवा का स्वरोजगार, तो एक चीज तो अपन दिमाग में आनी चाहिए कि इस योजना के अंदर अपन क्या किस बात को लेकर बात करने वाले हैं। जो राज्य का युवा है उसके लिए स्वयं के रोजगार खुलवाने की इसके अंदर क्या की गई है? बात की गई है। अब वो बात कैसे की गई है? तो इसमें क्या है, जो राज्य का युवा है उसको क्या है, राज्य सरकार ऋण उपलब्ध करवाती है, जो भी बिना ब्याज का राज्य के युवाओं को ऋण उपलब्ध करवाती है, ताकि राज्य के युवा उसके माध्यम से स्वयं का रोजगार खोल सके। अब जैसे आपके पास पैसा नहीं है और आप बेरोजगार घूम रहे हो, तो आप या तो स्वयं का रोजगार खोलने के लिए किसी से पैसे डाल लोगे, स्वयं का रोजगार खोलोगे। तो वही चीज राजस्थान सरकार ने की है। राजस्थान सरकार ये बोल रही है कि आप स्वयं का रोजगार खोलो, हम आपके लिए क्या है पैसा देंगे, और साथ में हम आप लोगों से क्या है ब्याज भी नहीं लेंगे। ये सारी चीज इसके अंदर की गई है। तो इसका उद्देश्य क्या हो गया? इसका उद्देश्य हो गया है, इसके अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपसे पूछे संपूर्ण युवाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा, केवल शिक्षित युवाओं को लाभ मिलेगा जो शैक्षिक बेरोजगार है। तो राज्य के शैक्षिक युवाओं को, राज्य के शैक्षिक युवाओं को स्वयं के रोजगार खुलवाना, स्वयं के रोजगार खुलवाना। अब एक उस समय जब बजट राजस्थान बजट पेश किया गया था, तो उस समय बहुत अच्छी लाइन बोली गई थी, और वो लाइन ये थी कि राज्य के युवा, जो राज्य का युवा है वो नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। ये बहुत चर्चित लाइन रही थी उस समय बजट के अंदर, और ये उस समय कम से कम 8 से 10 बार उस बजट में बोली गई थी। जब बजट पढ़ा जा रहा था तो बार बार लाइन रिपीट की जाती थी। कौन सी लाइन थी वो? राज्य का युवा नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। तो ये इसकी एक विशेष थीम रही थी, खुलवाना। साथ ही राज्य का युवा नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने, नौकरी देने वाला बने। अब जैसे इसके अंदर अधिकतम कितना ऋण उपलब्ध किया जा सकता है?
किसी को पता है इसके अंदर के कितना ऋण अधिकतम दिया जाता है? 10 लाख रुपए तक का इसके अंदर ऋण दिया जाता है, जो भी किसके बिना ब्याज के। अब जैसे एक मैं एग्जांपल के तौर पर बात करता हूँ, मैं कोई जैसे अपन एक गुरुजी है हमारे, इन्होंने स्वयं का रोजगार खोला, कोचिंग खोली, तो इनको तो रोजगार मिला ही, साथ में अन्य लोगों को भी रोजगार मिला है, जिससे और भी टीमें जो पढ़ा रही है, एक सफाई करने वाला भी सुबह आता है, उसको भी रोजगार मिला है, आदर्श शिक्षकों को भी रोजगार मिला है, मिला है नहीं मिला है? तो कोई भी आप जब कार्य करोगे तो उसमें अन्य लोगों को भी साथ में रोजगार मिलता है। तो अब इसमें ये चीज बोली गई कि साथ ही राज्य का युवा नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। अब इसके अंदर प्रावधान क्या किया गया है? प्रावधान, राज्य के शिक्षित युवा को ऋण देकर, हमारी भाषा में अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, इनको लोन, ऋण देकर स्वयं के रोजगार खुलवाना तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, जिसमें अधिकतम 10 लाख रुपए तक का, जिसमें अधिकतम 10 लाख रुपए तक का, जिसमें अधिकतम कितना ऋण दिया जा सकता है? 10 लाख रुपए तक का, 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, ऋण बिना ब्याज की उपलब्ध कराया जाता है। और साथ में ही क्या दी जाती है? मार्जिन मनी। अब मार्जिन मनी क्या होती है? क्या किसी को आप में पता है मार्जिन मनी क्या होती है? अब मैं उसका इंग्लिश शब्द बोलता हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा। उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट, समझ गए? अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ डाउन पेमेंट क्या होता है, तो अब आप लोग क्या समझे? तो पहले अपन यहाँ तक की बात करेंगे। हाँ, वापस मैं बात कर रहा हूँ, हमने एक योजना पढ़ाई है जिसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। नाम से स्पष्ट होगा, स्वयं के रोजगार खुलवाना किसको? युवा को। और हाँ, अब शैक्षिक मूल रूप से किसकी बात की गई है? शैक्षिक युवाओं की। तो रोजगार खुलवाना, साथ ही राज्य के युवा को नौकरी ढूंढने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाना। प्रावधान क्या है? राज्य के शिक्षित युवा को ऋण देकर स्वयं के रोजगार खुलवाना तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करवाया जाता है। अब एक शब्द है मार्जिन मनी, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट। अब डाउन पेमेंट क्या होता है? जैसे अब मैं एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको उसको समझाता हूँ। जैसे आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति EMI पर गाड़ी लेना चाहता है, मोटरसाइकिल या कोई भी कार लेना चाहता है, तो सामने वाली कंपनी, सामने वाला जो शोरूम वाला ये बोलता है कि आप क्या डाउन पेमेंट भरो। डाउन पेमेंट का मतलब न्यूनतम मार्जिन मनी, मतलब कम से कम इतना पैसा जमा कराओ कि हम आपके ऊपर विश्वास कर लें कि आप हमें हमारी सारी किस्तें भर दोगे। तो डाउन पेमेंट एक तरीके से एक विश्वसनीय मुद्रा है, जिस पर जो बैंक या जो कंपनी है वो आपको विश्वास करके वस्तु तथा सेवा उपलब्ध करवाती है। वो क्या कहलाता है? डाउन पेमेंट, या इंग्लिश में वो मार्जिन मनी कहलाता है। तो आप लोग क्या समझे डाउन पेमेंट का मतलब? कम कीमत नहीं, एक विश्वसनीय मुद्रा है जिसके माध्यम से सामने वाली कंपनी या बैंक आपको वो वस्तु तथा सेवा उपलब्ध करवाती है। अब आप जाते हो बैंक में, मुझे क्या दो? ऋण दो। तो बैंक वाले क्या करते हैं? या तो आपके ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक करते हैं, या आपका जो आप कितना टैक्स भर रहे हो, ITR भर रहे हो, उसको चेक करते हैं। या तो आप सरकारी कर्मचारी हैं, आपकी नियमित रूप से सैलरी कहीं से आ रही है तो आपको ऋण दे देगी। लेकिन आप बेरोजगार हो और आपको ऋण लेना ही लेना है, तो बैंक क्या बोलेंगे? पहले हमको थोड़ा बहुत आप क्या दो? डाउन पेमेंट दो। और जैसे आप लोगों से मान लो आप लोगों ने 1 लाख रुपए का ऋण लिया, तो बैंक क्या बोलेंगे आपसे कि आप हमें 10% ऋण राशि का डाउन पेमेंट के रूप में हमें दो, तब हम क्या है आपको पैसा देंगे। तो आपने 1 लाख रुपए का ऋण लिया, उससे पहले 10,000 रुपये वहाँ आपने जमा करा दिया। अब ले देखिए ऋण कितना रह गया? 90,000 का।
90,000 की वो लोग क्या है किस्तें बना देते हैं 12 महीने की, आप जैसे ही बनवाओगे। तो अब मैंने जो यहाँ तक दिखाया है, एक बार इसको यहाँ तक लिख लो, इसमें फिर और आगे हम बात करने वाले हैं। इधर बैठ जा। अगर उधर समस्या आ रही हो तो आप इधर बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कल विद्यार्थी पढ़े थे, उनको समझ में आ रही है ना प्रॉपर सारी चीजें। अब हम बात कर रहे थे प्रावधानों की। तो मैंने आपको बताया कि बिना ब्याज के अपन उपलब्ध करवाए। साथ ही मार्जिन मनी, मार्जिन मनी का दूसरा नाम क्या होता है? डाउन पेमेंट। साथ ही क्या मिलेगा? साथ ही मार्जिन मनी। मार्जिन मनी सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। अब हम बात करते हैं शर्तें। ऋण लेने के लिए शर्तें क्या रखी गई हैं? पहली शर्त यह है कि युवा न्यूनतम कक्षा 8वीं पास हो। न्यूनतम कक्षा 8वीं पास हो। कम से कम शैक्षिक योग्यता कितनी रखी गई है? 8वीं पास। दूसरा, युवा राजस्थान का मूल निवासी हो। युवा राजस्थान का मूल निवासी हो, मतलब राजस्थान के अंदर ही उसका निवास स्थान हो। तीसरा, युवा के पास जनाधार कार्ड हो। जनाधार कार्ड हो। ये इसके अंदर आवश्यक शर्तें रखी गई हैं। तो मूल शर्त क्या है कि 8वीं कक्षा 8वीं पास होना ही चाहिए राजस्थान का युवा, और राजस्थान के मूल निवासी होना ही उसको चाहिए, तो वो ऋण का पात्र माना जाएगा। लेकिन अन्य शर्तें क्या रखी गई हैं? किसके लिए? ऋण के लिए। अगर जैसे आपको इसको अप्लाई करना है ऑनलाइन, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए? तो एक तो आपको अपन का पहला आ गया है जनाधार कार्ड। दूसरा, अपन का भारत सरकार का पहचान पत्र कौन सा है? आधार कार्ड। तीसरा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, बता सकते हो आप लोग? शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता कौन सी होती है? जितना आपकी कितनी योग्यता है शिक्षा के स्तर पर। पांचवा, मूल निवास पत्र।
और अब देखो ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ रही है। एक इसके अंदर क्या है नया शब्द, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है? एक मान लो आप कोई स्वयं का रोजगार खोल रहे हो, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, आप खोल रहे हो डेयरी का, डेयरी व पशुपालन का। आप स्वयं का रोजगार कर रहे हो किसका? डेयरी व पशुपालन का। तो सबसे पहले हम डेयरी खोलोगे, उसके लिए अपन को रॉ मटेरियल चाहिए, मतलब दूध चाहिए। और दूध कहाँ से आएगा? गाय या भैंस से, जो भी अपन के जानवर है उससे आता है। तो सबसे पहले अपन को किसको खरीदना पड़ेगा? अब मान लो हम एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर हम मान के चल रहे हैं कि हमको क्या है, 10 गाय 10 भैंस की आवश्यकता है, और हम उनका मूल्य लेके चल रहे हैं 50,000 रुपये। तो इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 5 लाख रुपए। ये तो इसकी सिर्फ भैंसों को खरीदने की, पशुओं को खरीदने का मूल्य है। साथ में अगर अपन को ये खरीदने है तो फिर इनको चारा भी चाहिएगा, इनको घर भी चाहिएगा, इनको जो अपन इसके साथ मिलाते हैं चून, वो भी। तो लगभग अपन 2 लाख का इनका रख रखाव का जो मेंटेनेंस है पशुओं का, वो रख लेते हैं। अब कितना हो गया? 7 लाख रुपए हो गया। इसमें पानी का भी सिस्टम इसमें जुड़ गया है। इसके बाद हम चलते हैं वापस डेयरी की तरफ। तो डेयरी के अंदर आप देखो, एक तो बड़े बड़े जो फ्रीजर होते हैं, डीप फ्रीज, दूध उसमें खराब ना हो, तो वो भी लेके आते हैं। 50,000 रुपये का आपने क्या ले लिया? डीप फ्रीज ले लिया। इसके बाद दूध घुलौने वाली मशीन, घी निकालने वाली मशीन, इसके अंदर वो आता है ना, फैट को अलग करने वाली मशीन, मक्खन और छाछ को अलग करने वाली मशीन। अब हम उसका जो मशीनरी का जो सामान है, हम उसको कितना मान के चलते हैं? 2 लाख रुपए। कितना मान लिया अपन ने? अब 7 लाख तो ये हो गया, और 2.5 लाख ये हो गया। अब कितना हो गया होगा अपन का? ये हो गया साढ़े, हाँ, 9,50,000 रुपये। ये तो इसका खर्च है। लेकिन अब हम इस व्यवसाय को नियमित रूप से चलाने के लिए, जैसे हर महीने बिजली का बिल भी आएगा, पानी भी आएगा, तो उसको चलाने के लिए अपन क्या अलग से 50,000 रुपये और क्या रख देते हैं? एक्टिव मनी, जो हमारे लगातार काम में आता है। तो हमने किसका कितनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितनी बना लिए? 10 लाख रुपए की। तो हमने इसके अंदर अब दे दिखाते हैं, ये तो सिर्फ लागत है। अब मान लो हम मान के चलेंगे हमें कितनी लिए? 10 भैंस लिए, और मान लो अभी दूध चल रहा है 80 रुपये लीटर। कितना चल रहा है? 80 रुपये लीटर। अरे नहीं, मैं तो एक सिंपल एग्जांपल तरह से समझा रहा हूँ आपको, तरह से आप कितना भी रख लो। अब मान लो हम चलेंगे 10 भैंस अपन के पास है, और वो पर डे कितना है? 10 लीटर दूध दे रही है। कितना दे रही है? तो एक दिन का दूध कितना हो गया? 100 लीटर। 100 × 80 लीटर, 100 × 80 के हिसाब से हम करते हैं तो कितना आएगा? 8,000। तो एक दिन की इनकम कितनी हो गई? 8,000 हो गई। और हम 30 दिन का अपन इसके करते हैं तो कितना हो गया? 2,40,000 रुपये। तो अब हम 2,40,000 इसका करते हैं, और हम साल भर का निकालते हैं इसका, एक साल के अंदर कितना इसका कितना का आता है। तो ये सारी, मतलब किसी भी व्यवसाय का आय व्यय और उसका जो विवरण होता है, कितना खर्च होगा, कितना इससे इनकम होगी, कितना इससे हमें प्रॉफिट मिलेगा, तो सारे का सारा विवरण किसमें अपन दिखाते हैं? प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर दिखाते हैं। तो ये क्या सारी चीजें क्या कहलाती है? किसी भी व्यवसाय को शुभारंभ करने के लिए उसमें जो लागत, उसके जो फायदे हैं, उसकी जो एक्टिव मनी, उसको मतलब उसको नियमित संचालित करने के लिए कितना पैसा लगता है, वो सारा का सारा जो रिकॉर्ड है वो किसमें आता है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर आता है। ये सारी चीजें आप समझे? फिर पीछे बात क्यों कर रहे हो? अरे आया नहीं आया समझ में? अब ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कौन बनाता है? जो सी होता है, चार्टेड अकाउंटेंट, वही प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाता है। हालांकि स्वयं के हिसाब से भी आप बना सकते हो, लेकिन आपके पास स्वयं की शैक्षिक योग्यता सीए की डिग्री आपके पास नहीं है, तो सामने वाली बैंक क्या है, उसको खारिज कर सकती है, उसके अनुसार ऋण भी दे सकती है। तो ये आप यहाँ तक लिख सकते हो। इसके बाद हम आगे बात करेंगे। यहाँ तक लिख लिया सबने? कुछ विद्यार्थियों ने लिखा, आगे हैं बाल का ये लिख रहे हैं। हमारे इधर ब्रज में तो ये बोलते हैं लाला लाली बोलते हैं, छोरा छोरी बोलते हैं।
अभी इसके अंदर मैंने आपको दो नई चीज़ें बताई हैं। एक तो बनाया था प्रोजेक्ट रिपोर्ट, दूसरा बताया था मैंने आपको मार्जिन मनी। मार्जिन मनी मैंने आपको समझा दिया है, साथ में प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है वो आपको मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया। वैसे उसको मैं आपको परिभाषा बताता था वो समझ में भी नहीं आता। अब मैं ऊपर वाला जो पार्ट है मैं उसको इरेज कर रहा हूँ। अब आप इसी के अंदर आप चल रहा है हमारा पॉइंट, शैक्षिक योग्यता के आधार पर, शैक्षिक योग्यता के आधार पर ऋण के प्रकार, ऋण के प्रकार। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हो, मान लो कोई ऐसी स्थिति आपके साथ बन जाए आगामी समय में कि आप में से एक या दो विद्यार्थी, तीन विद्यार्थी क्या हो जाए बेरोजगार। ये ज़्यादा इतना तो देखो, सबको तो रोजगार मिलने वाला है नहीं, क्योंकि भारत के अंदर पॉपुलेशन इतनी जल्दी बढ़ रही है। तो 1, 2, 4, 5% रह भी जाए ना तो ज़्यादा असर पड़ता नहीं। तो फिर आप लोग क्या करोगे? हाँ, उसके लिए मैंने कल आपको योजना पढ़ाई थी, गाँव वाली योजना, उसमें अपना फॉर्म भर देना। मैंने भी भर दिया है ना, ठीक है। ये नीचे वाला पार्ट इरेज कर दो। अरे कोचिंग मत खोलना, चेक अच्छी खोल दीजिए। अब मैं बात कर रहा हूँ, इधर बात नहीं कुछ, शैक्षिक योग्यता के आधार पर इनके प्रकार। अब पहला हम करते हैं अधिकतम कक्षा 12वीं पास, अधिकतम कक्षा 12वीं पास। ये किसी युवा की योग्यता है, कितना अधिकतम वो युवा कितना है, 12वीं पास हो। कल मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक तो बताया था अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, बताया नहीं बताया, प्राथमिक क्षेत्र जिसका दूसरा नाम क्या है कृषि क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र उसका दूसरा नाम क्या है विनिर्माण या उद्योग क्षेत्र, तीसरा क्या है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, अगर राज्य का जो युवा है अधिकतम कक्षा 12वीं पास है और वो विनिर्माण गतिविधि मतलब विनिर्माण क्षेत्र के अंदर कोई रोजगार खोलना चाहता है, दूसरा युवा है वो सेवा क्षेत्र के अंदर योगदान, सेवा क्षेत्र, इसको अपन क्रॉस करते हैं बेटा, सेवा क्षेत्र और विनिर्माण गतिविधि, विनिर्माण गतिविधि, विनिर्माण गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगर वो किसी भी अगर सेवा क्षेत्र में अगर वो काम करना चाहता है ऋण लेकर, सेवा क्षेत्र में कौन सा आएगा बता, जैसे लाइब्रेरी खोल ली, टीचर तो आते हैं लेकिन कोचिंग खोल ली, स्कूल खोल लिया, और इसके लिए अगर उसको ऋण चाहिए तो अधिकतम ऋण की सीमा कितनी है, 3.5 लाख रुपए, अधिकतम 3.50 लाख रुपए। अगर वही व्यक्ति अगर विनिर्माण गतिविधि के अंदर ऋण लेना चाहता है तो अधिकतम 7.5 लाख रुपए, अधिकतम 7.50 लाख रुपए। साथ ही जो मार्जिन मनी है, मार्जिन मनी, मार्जिन मनी 35,000 रुपए दी जाती है। कितनी मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जाती है, 35,000 रुपए दी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, अगर वही युवा स्नातक पास हो या उच्च शिक्षित हो या उसने ITI या ऐसा कोई डिप्लोमा कर रखा हो, तो उसके लिए अगर वो युवा सेवा क्षेत्र के अंदर कोई गतिविधि करना चाहता है और विनिर्माण के अंदर, विनिर्माण गतिविधि के अंदर
सेवा क्षेत्र के अंदर उसको ऋण कितने रुपए देगा है? 5 लाख रुपए तक का अधिकतम, 5 लाख रुपए तक का अधिकतम। और विनिर्माण गतिविधि के अंदर 10 लाख रुपए तक का, 10 लाख रुपए तक का। और अब हम बात करते हैं मार्जिन मनी। तो मार्जिन मनी कितनी दी जाएगी? अधिकतम 50,000 रुपये। मार्जिन मनी अधिकतम 50,000 रुपये। अब आपको दोनों ही चीजें ध्यान रखनी है। और ये अभी जो पेपर लगा था फर्स्ट ग्रेड का, लगे नहीं अभी तो उनके अंदर यहाँ से प्रश्न भी आ जाए। आपको एक तो ये ध्यान रखने की, अगर युवा की योग्यता कितनी है 12वीं पास, तो उसके लिए मार्जिन मनी अधिकतम कितनी है? 35,000 रुपये। भाई अगर उच्च शिक्षित है तो अधिकतम मार्जिन मनी कितना ले सकता है? 50,000 रुपये ले सकता है। ये ऊपर वाला पार्ट इरेज कर दो। एक प्रश्न है जो अभी आया फर्स्ट ग्रेड के अंदर, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार योजना के संदर्भ में असत्य है। इसके अंदर ऑप्शन ए दिया गया है, स्नातक या उच्च शिक्षित युवा को मार्जिन मनी 35,000 रुपये अधिकतम दी जाएगी। दूसरा इसके अंदर जो भी ऑप्शन दिया गया है, इसका शुभारंभ 15 जनवरी 2026, 15 जनवरी 2026। तीसरा इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है, इसमें ब्याज अनुदान के रूप में तथा मार्जिन मनी भी उपलब्ध करवाई जाती है। मार्जिन मनी भी उपलब्ध करवाई जाती है। इसका उद्देश्य युवा को स्वयं के रोजगार खुलवाना है।
हाँ, आप लोगों को मैंने अभी जस्ट पढ़ाया है। तो जिन विद्यार्थियों को इसका आंसर आ रहा है, कौन कौन सा गलत है ये बताओ। बी ऑप्शन गलत है, इनमें से एक गलत हो सकता है। हाँ, अब बताओ फटाफट जल्दी से। आपको एक का भी राइट आंसर नहीं आ रहा है। देखो, मैंने आपको बताया था स्नातक या उच्च शिक्षित युवा को माजी मनी 50,000 रुपये। इसको कितना लिख रखा है? 35,000 रुपये। तो ऐसा क्लोज हो जाएगा। अब दूसरा दे रखा है, इसका शुभारंभ 15 जनवरी 2026 से हुआ है। तो लगभग उस डेट को 15 जनवरी को 12 जनवरी के आसपास माना गया है। तो इसके अंदर क्या माना जाएगा? राइट माना जाएगा। इसमें ब्याज अनुदान के रूप में तथा मार्जिन मनी भी उपलब्ध करवाई जाती है। और इसका उद्देश्य क्या है? युवा को स्वयं के रोजगार खुलाना। एक दो दिन का अंतर आए ना तो वो लगभग बराबर माना जाता है। नहीं नहीं, अभी उसके अंदर ये ऑप्शन आया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन इसको जो आंसर किया उसमें इसी को माना गया है। उसमें बताया गया है, कारण इसका बताया गया है लगभग कितना है? 12 जनवरी, 3 दिन का अंतर है। तो वो ज़्यादा बड़ा अंतर देखा नहीं जाता है। अगर ये हो जाता ना, फरवरी आ जाता तो दिक्कत, उसे डिलीट करना पड़ता। ठीक है, इसको नोट डाउन मत करो इसको, आप है ना क्या कर रहे हो? ये सर मैंने बताया कि ऐसे प्रश्न आया अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर। ठीक है, रेज कर दो इसको। ये इसके अंदर थोड़ा बहुत, जैसे अपनी गुड़िया बोल रही है कि 12 जनवरी 15 जनवरी, ये थोड़ा अपन को एडजस्ट करना पड़ता है। अगर उसमें दो आंसर दे रखे हैं रॉन्ग वाले, तो ये देखना कि संभावित राइट कौन सा हो सकता है। तो ये डेट लगभग 12 जनवरी 15 जनवरी से आसपास की है, तो इस वजह से इसको क्या है? सत्य माना गया है। अब हम बात करते हैं मंगला पशु बीमा योजना। अगर आप में से किसी विद्यार्थी ने अगर 4th ग्रेड का पेपर दिया होगा, या वीडियो का दिया होगा, या पटवारी का दिया होगा, तो उसमें 100% क्वेश्चन आपको जरूर मिला होगा इस योजना का। और ये वापस से फिर अप्रैल में चर्चा का विषय बनी हुई है। नाम क्या है? मंगला पशु बीमा योजना। अब जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, पशु का क्या किया जाएगा? बीमा किया जाएगा। इस योजना का जो शुभारंभ है वो कब हुआ है? 15 दिसंबर 2026 के सेट है। बताओ कितना रहेगा? 25 लिख दो, 2024। अब देखो, कोई भी योजना क्यों चलाई जाती है उसके पीछे मैंने आपको कल बताया था, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अब इससे मतलब अगस्त 2024 में सबसे ज़्यादा चर्चित रहा था लंपी वायरस। शायद आपने उसका नाम सुना होगा। लंपी वायरस ज़्यादातर जो गायों में फैला था, इससे बहुत संख्या में गौवंश की मृत्यु हो गई थी। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक साथ फैलती हैं पशुओं में। तो अब कुछ बीमारियों से पशुपालकों को राहत दिलाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। और इसमें क्या है? पशुओं का क्या किया जाता है? बीमा किया जाता है। इसके अंदर पशुओं को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक छोटे पशु और एक बड़े पशु। बड़े पशु के अंदर रखा गया है गाय, भैंस और ऊंट को। छोटे पशु के अंदर रखा गया है भेड़ व बकरी को। हाँ। अब जैसे किसी बीमारी के कारण बड़े पशु की मृत्यु हो जाती है, तो उसको कितना इस योजना के तहत लाभ दिया जाता है? 40,000 रुपये प्रति पशु के अनुसार लाभ दिया जाता है। वहीं छोटे पशु की किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसे कितना रुपया दिया जाता है? 4,000 रुपये प्रति पशु के हिसाब से ऋण प्रति लाभ दिया जाता है। अब इसका उद्देश्य पशुओं का बीमा कर पशुपालकों को
राहत दिलाना। प्रावधान। इसमें पशुओं का बीमा किया जाएगा। जिसकी दो श्रेणियां हैं। पहला, बड़ा पशु। छोटा पशु। अब देखो, एक मैंने पहले इधर लिखना बंद करके एक मिनट इधर वापस देखो। फोर्थ ग्रेड के अंदर यहाँ से प्रश्न पूछा गया था और प्रश्न ये था कि निम्न में से किस पशु को मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो इसके अंदर एक ऑप्शन था गाय, दूसरा ऑप्शन था ऊँट, तीसरा ऑप्शन था भेड़, चौथा ऑप्शन था सुअर। तो किस पशु को शामिल नहीं किया जाता है? सुअर। अभी आप लोगों को लग रहा है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया था, लग रहा है नहीं लग रहा? तो आपको ध्यान रखना है ना, ऐसे छोटे छोटे बीच में से प्रश्न भी बना लेता है जिसमें बड़े पशु की किसी बीमारी के कारण मृत्यु होने पर 40,000 रुपये प्रति पशु लाभ दिया जाता है। जबकि छोटे पशु के लिए 4,000 रुपये प्रति पशु दिया जाता है। अब ये लाभ तो दे दिया, योजना की भी घोषणा कर दी, और समस्या ये आ गई कि अगर भेड़ बकरी पालता है तो एक पूरा झुंड पालता है, 100, 200, 1000, 500 बकरियां उसके पास होती हैं। चलो गाय भैंस की तो संख्या हो जाती है, 2, 4, 5, 10 रखते हैं ज़्यादातर गाय भैंस, लेकिन भेड़ बकरियों का तो पूरा झुंड होता है, तो सबका तो बीमा किया नहीं जाएगा। तो उनकी संख्या भी निर्धारित इसके अंदर की गई है, और साथ में ही पशुओं की उम्र का भी निर्धारण इसके अंदर किया गया है। तो यहां तक लिख लिया सबने। पशुओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है इसके अंदर? 2 श्रेणियों में। छोटे पशु के अंदर किसको रखा गया है? बड़े पशु के अंदर छोटे पशु की मृत्यु होने पर कितना पर लाभ दिया जाता है? बड़े पशु की मृत्यु होने पर और योजना कब शुरू की गई है? मंगला पशु बीमा योजना 15 दिसंबर 2024। अब बात करते हैं पशुओं की संख्या। पशुओं की संख्या, तो इसमें पशुओं की संख्या है 2 गाय या 2 भैंस। या तो आप 2 गाय का बीमा करवा सकते हो, या किसका? 2 भैंस का, या फिर 1 गाय व 1 भैंस का। 1 गाय व 1 भैंस का। साथ में छोटे पशुओं की बात करते हैं, अधिकतम 10 बकरी या 10 भेड़ का। अब एक और जानवर बच गया है, अधिकतम 10 ऊंट।
निर्धारित उम्र। अब बात करते हैं सबसे पहले गाय की। तो इसके लिए रखी गई है 3 से 12 वर्ष, न्यूनतम कितना, 3 वर्ष का और अधिकतम 12 वर्ष उम्र हो। साथ में ही भैंस के लिए रखा गया है 4 से 12 वर्ष। भेड़ या बकरी के लिए 1 से 6 वर्ष और ऊंट के लिए 2 से 12 वर्ष। अब बात करते हैं कितने पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य इसके अंदर रखा गया है। बीमित पशुओं का लक्ष्य, तो देखो जब ये योजना शुरू की गई थी 15 दिसंबर 2024 को, तो उस समय लक्ष्य केवल था 21 लाख पशुओं का इसके अंदर क्या किया जाएगा, बीमा किया जाएगा। लेकिन मार्च 2025 में बजट पेश किया गया था तो इनकी संख्या को दोगुना कर दिया था, मतलब 21 लाख का दोगुना कितना हो जाएगा, 42 लाख। और साथ में ये कहा गया था कि हम 42 लाख पशुओं का बीमा करेंगे और 12 लाख जो पशुपालक है इसके माध्यम से लाभान्वित होंगे। तो क्या हो जाएगा, बीमित पशुओं की संख्या कितनी, लक्ष्य कितना क्या है, 42 लाख पशुओं का, तथा 12 लाख पशुपालक लाभान्वित होंगे। पशुपालक लाभान्वित होंगे। अब बात करते हैं हम अप्रैल 2026 तक। अप्रैल 2026 तक लगभग 34.50 लाख पशुओं का बीमा कर दिया। अप्रैल 2025 तक कितने पशुओं, 26 तक कितने पशुओं का बीमा कर दिया है, 34.5 लाख पशुओं का बीमा कर दिया है और 100 करोड़ रुपए से ज्यादा इसकी योजना के माध्यम से लाभ ले चुके हैं। मतलब या तो उन्होंने पशुओं को गायब कर दिया है या उनके पशु वास्तव में भी किसी बीमारी से मर गए। लिख लिया यहाँ तक सब्जेक्ट, लास्ट नाम लिखिए ना। तो एक बार ये योजना यहाँ तक पूरी हो जाती है, बस इसके अंदर एक शर्त दी गई है कि पशुपालक के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है। ये आप लिख सकते हो नीचे, शर्त पशुपालक के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है। पशुपालक के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है, ये इसकी शर्त है। और जन आधार कार्ड नहीं होगा तो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। शर्त क्या है, पशुपालक के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है। बीमा के लिए रखी गई है, अब ये तो ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, कोई या तो ये तो कोई वेटनरी वाला डॉक्टर बता सकता है, जो वेटनरी जो कराते हैं ना पशु विज्ञान के अंदर जो वो बता सकते हैं। ये तो जो इस योजना के अंदर जो निर्धारित उम्र दे रखी है वो मैंने आपको बताई। हालांकि हम इतना ही लेके चलते हैं कि इतनी उम्र लगभग होती है, 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो मंगला पशु बीमा योजना कब शुरू हुई थी, 15 दिसंबर 2000। इसके अंदर कितने पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा गया, 42 लाख पशुओं का। कितने पशुपालक लाभान्वित होंगे, 12 लाख। पशुओं को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था, 2 में।
कौन कौन सी में? छोटे पशु और बड़े पशु। छोटे पशु की मृत्यु पर कितना पर लाभ दिया जाता है? 4,000 रुपये प्रति पशु। और बड़े पशु की मृत्यु पर कितना लाभ दिया जाता है? 40,000 रुपये प्रति पशु। अब अपन बात करते हैं आगे। राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति 2025। राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति 2025। अब ये नीति 2025 में बना दी थी, लेकिन ये शुभारंभ कब हुई है? अप्रैल 2026 से। देखो, अब एक बार नाम पढ़ो, व्यापार प्रोत्साहन। तो इसके अंदर अपन किसकी बात करने वाले हैं? व्यापार को कैसे प्रोत्साहन किया जाएगा, उसके लिए राजस्थान सरकार की क्या नीति है, इसकी अपन इसके अंदर बात करने वाले हैं। तो इसका मूल उद्देश्य है जो छोटे व्यापारी या सूक्ष्म व्यापारी हैं उनको बड़े बड़े व्यापार नेटवर्क्स उपलब्ध करवाना। साथ ही जो ई कॉमर्स का मतलब हमारा जो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, ये किसके अंदर आते हैं? ई कॉमर्स के अंदर आते हैं। तो साथ ही छोटे व्यापारियों को ई कॉमर्स से जोड़ना। वापस उद्देश्य रिपीट कर रहा हूँ, छोटे व सूक्ष्म व्यापारियों को बड़े बड़े नेटवर्क के साथ जोड़ना तथा ई कॉमर्स का माध्यम उपलब्ध करवाना, ये इसका क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। राज्य के छोटे व सूक्ष्म व्यापारियों को सूक्ष्म व्यापारियों को बड़े बड़े व्यापार नेटवर्क उपलब्ध करवाना तथा, अब ई कॉमर्स का मतलब आप समझ गए, मतलब ऑनलाइन बाजार होता है एक तरीके से, ई कॉमर्स पर लाना। वित्तीय प्रावधान, अब इसके अंदर व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए साथ में वित्तीय प्रावधान की व्यवस्था की गई है। वित्तीय प्रावधान का मतलब है वित्तीय सहायता जिनके माध्यम से इनको उपलब्ध करवाई जाएगी। पहली है, अगर व्यापारी दो करोड़ तक का ऋण लेता है तो उस पर 6% ब्याज अनुदान रूप में दिया जाएगा। अब एक नया शब्द फिर से आ गया है, अनुदान। नया शब्द कौन सा आ गया है? अनुदान। अब हिंदी में आपको समझ में नहीं आएगा, अब इसका इंग्लिश में नाम बोलूंगा आपको समझ में आ जाएगा। सब्सिडी मिलती नहीं मिलती है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुदान बोलते हैं। और अनुदान क्या होता है? अनुदान की परिभाषा क्या होती है? एक वो चलता है हमारे उसमें, जैसे अपन सिलेंडर लेके आते हैं ना, घरेलू कनेक्शन, ये चूल्हा होता है ना, अपन घर में रोटी बनाते हैं, तो सभी अपन को सब्सिडी मिलती है नहीं मिलती है? कुछ लोगों को मिलती है, कुछ को नहीं मिलती है।
उज्ज्वला योजना के तहत अगर जिनका कनेक्शन है उनको तो सब्सिडी मिलती है, लेकिन जो सामान्य कनेक्शन है उनको सब्सिडी नहीं मिलती। और जैसे आपने 1000 रुपये का सिलेंडर खरीदा 960 रुपये का, तो 960 रुपये में आपको 450 रुपये 7-8 दिन के अंदर वापस आपके खाते में आ जाते हैं। फिर वो कितने का पड़ रहा है, वो 450-500 रुपये का वो आपको पड़ता है। लेकिन बिना सब्सिडी के अंदर आपको 960 रुपये का ही पड़ेगा वो। यहाँ तक लिख ले सबने। व्यापार प्रोत्साहन नीति राज्य के छोटे व सूक्ष्म व्यापारियों को बड़े बड़े व्यापार नेटवर्क के साथ जोड़ना है तथा ई कॉमर्स पर लाना, मतलब ऑनलाइन बाजार उनको उपलब्ध करवाना है। इसके अंदर जो आर्थिक प्रावधान और वित्तीय प्रावधान जो रखे गए हैं वो 6% और 4% ब्याज का अनुदान इसके अंदर रखा गया। और नीचे लिखिए सामने, इसमें आपको लिखना है प्रावधान या सहायता के अंदर नोट में दिव्यांग, महिला, एससी व एसटी वर्ग को 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाता है। ऑनलाइन आवेदन, कब से शुरू है? 14 अप्रैल 2026 से। अगर एग्जाम आपको 15 अप्रैल को दे दे तो वो आपको राइट ही मानना है, क्योंकि वो लगभग देता है 15 अप्रैल 14 अप्रैल। और यह व्यापार नीति का प्रभाव कब तक रखा जाएगा? 31 मार्च 2029 तक। ये जो नीति है राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति कब तक जारी रखी जाएगी? 31 मार्च 2029 तक। अब आगामी समय में आगामी बजट में इसके अंदर कोई चेंज कर दिया जाए तो बात अलग होगी, लेकिन अभी तक यही इसके अंदर प्रावधान रखा जाए। तो राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति की जो कब तक लागू रहेगी ये नीति? 31 मार्च 2029 तक। ये आपको इसके अंदर मूल रूप से ध्यान रखना है। दूसरा मैंने आपको उद्देश्य बताया है। उद्देश्य क्या था? राज्य के सूक्ष्म व छोटे व्यापारियों को बड़ी बड़ी नेटवर्क के साथ जोड़ना है तथा ई कॉमर्स का माध्यम उनको उपलब्ध करवाना है। और साथ में आपके इसमें क्या है, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान के रूप में इनको दी जाती है। तो यहाँ तक लिख लिया। ऑनलाइन आवेदन अभी शुरू हुए हैं। नीति नवंबर 2025 में इसको बना दिया गया था, लेकिन शुभारंभ कब हुआ है? 14 अप्रैल 2026 से। अभी तक अपन 3 योजनाएं पढ़ चुके हैं। कितनी पढ़ी? 3 पढ़ी। अब अपन बात करते हैं प्रोजेक्ट कराकल। का शुभारंभ। और ये प्रोजेक्ट कराकल का शुभारंभ हुआ है 15 अप्रैल 2026। अभी लिखो मत इसको कुछ भी, आपको भी ये नहीं पता कराकल क्या होता है। कराकल क्या होता है? किसी को पता है कराकल क्या होता है? वैज्ञानिक नाम है कराकल इसका, और मैं आपको हमारी भाषा में बोलता हूँ तो वो बोलते हैं भेड़िया। भेड़िया होता है ना, जो भेड़ों को मार देता है। हाँ, भेड़िया होता है। शायद आप नई पीढ़ी हो तो इस वजह से आपको पता नहीं है, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनसे आप पूछना कि जब वो जंगलों में भेड़ बकरी चराने जाते थे तो एक जानवर आता था भेड़ी नाम का, जो उनकी भेड़ बकरी पर अटैक करता और उनको मार देता था और खा भी जाता था। तो अब उसकी स्थिति ये हो गई कि वो राजस्थान के अंदर विलुप्ति के कगार पर है। उसके संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट कराकर का शुभारंभ
किया गया है। अब प्रोजेक्ट इसका जो कराकल का दूसरा नाम क्या है? कराकल का अन्य नाम, इसको बोलते हैं स्या घोष, और हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, देसी भाषा में भेड़िया। क्या बोलते हैं? इसकी पहचान क्या है? पहचान, इसकी पहचान होती है लंबे गुच्छेदार कान, गुच्छेदार कान। और इसकी एशिया के अंदर हम इसको क्या जानते हैं? एशिया में पूरे एशिया के अंदर इसको एक नाम दिया जाता है दुर्लभ जंगली बिल्ली। क्या नाम दिया जाता है? दुर्लभ जंगली बिल्ली। तो एक तरीके से दुर्लभ जंगली बिल्ली का भी इसको नाम दिया जाता है। प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसके जैसे गुच्छा कैसा होता है, मतलब बहुत सारे घना, एक बहुत किस चीज को लेकर चले, बहुत सारा समूह होता है, मतलब बहुत ज्यादा गहरा होता है, बहुत संख्या में उसकी आकृति होती है। एक तो एक जैसे अपन एक पत्ती होती है और बहुत सारी उसके अंदर पत्तियां होती है, तो अपने आप में क्या बन जाता है? गुच्छा बन जाता है। तो ऐसे इसके अंदर जो उसकी कानों की जो आकृति है उसके अंदर बहुत सारा गोल गोल सा घेरा होता है। प्रोजेक्ट का शुभारंभ रणथंभौर, रणथंभौर कहाँ पड़ता है, किस जिले में पड़ता है? हाँ, रणथंभौर कहाँ पर? सवाई माधोपुर। उद्देश्य, उद्देश्य क्या है इसका? दुर्लभ जंगली बिल्ली, दुर्लभ जंगली बिल्ली का संरक्षण करना, संरक्षण करना तथा इनकी संख्या को बढ़ाना, इनकी संख्या को बढ़ाना, इनकी संख्या को बढ़ाना। प्रोजेक्ट कराकल का शुभारंभ कब हुआ है? 15 अप्रैल 2026। इसको किस नाम से जाना जाता है? स्याघोष। और हमारी जो देसी भाषा है वो क्या है? पीढ़िया अपन इसको बोलते हैं। पहचान लंबे गुच्छेदार इसके कान होते हैं। एशिया में इसको दुर्लभ जंगली बिल्ली के नाम से इसको जाना जाता है। प्रोजेक्ट का शुभारंभ रणथंभौर सवाई माधोपुर से किया गया है। उद्देश्य दुर्लभ जंगली बिल्ली का संरक्षण करना तथा इसकी संख्या को बढ़ाना। ये तो केवल 15 अप्रैल तक की बात है। इसमें और अब 16 मई 2026 को एक और नया परिवर्तन आया है। यहाँ तक लिख लिया सबने? ऊपर वाला जो पार्ट है इसको रेज कर दो। अब हमसे पूछे कि कराकल की पहचान क्या है, तो पहचान क्या है? इसके लंबे गुच्छेदार कान पाए जाते हैं और इसको एक अन्य वैज्ञानिक नाम क्या है? स्याघोष। और एशिया में से किस नाम से जाना जाता है? दुर्लभ जंगली बिल्ली के नाम से इसको पहचाना जाता है। अब देखो हम बात करते हैं 16 मई 2026 की। 16 मई 2026 राजस्थान का, पहले इसको बात को सुन लो। 16 मई 2026 को राजस्थान का पहला बकरी बैंक खोला गया है। बकरी बैंक, अभी मैंने आपको कहानी बताई थी ना कि जब जंगलों में भेड़ बकरी चरने जाती हैं तो क्या उनको भेड़िया मार देता था, उनको खा जाता था। तो जो भेड़ पालक थे उनको क्या उसका नुकसान हो जाता था। अब वो क्या करते थे कि उस जानवर को वापस से क्या है मारने जाते थे, उसको ढूंढ के मारते थे। अब बकरी बैंक का 16 मई 2026 को बकरी बैंक जैसलमेर के अंदर खुला गया है और उनसे कहा गया है कि अगर कोई भी भेड़िया आपकी बकरी को खाता है या मारता है तो आप हमारे पास आओ और हम हमारे पास से उसके बदले में क्या है दूसरी भेड़ बकरी ले जाओ, लेकिन आप उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो 16 मई 2026 को राज्य का पहला बकरी बैंक, राज्य का पहला बकरी बैंक कहाँ खोला गया है? जैसलमेर में। अभी कहानी समझ में आ रही है?
क्यों खोला गया है? ताकि जो गडरिया है, जो भेड़ चराने जाता है, भेड़ बकरियाँ, वो उस भेड़िए की उस वजह से हत्या ना करे, बदले में जो उसका पशु मारा गया उसके बदले में वो पशु एक दूसरा ले ले। इसका वाली उद्देश्य लिख दो, बकरी बैंक का। किसका उद्देश्य है? बकरी बैंक का। भेड़िया बकरी के बदले। अन्य पशु दूसरा भेड़ बकरी उपलब्ध करवाना। अब आपको ध्यान रखना है कि ये राजस्थान का पहला तो है ही, पहला बकरी बैंक, साथ ही भारत का पहला बकरी बैंक भी यही है। देखिए अभी खोला ही है, 16 मई को तो शुभारंभ हुआ। लिख लिया आता सामने, कर दो रेज ऊपर वाले को। राज्य का पहला बकरी बैंक कहाँ खोला गया है? प्रोजेक्ट कराकल का शुभारंभ कहाँ हुआ है? रणथंभौर सवाई माधोपुर। कराकल की एक विशेष पहचान क्या है? लंबे गुच्छेदार कान। इसे एशियाम किस नाम से जाना जाता है? दुर्लभ जंगली बिल्ली। पहला भारत का पहला बकरी बैंक कब खोला गया? चलो आपको याद तो हो गया। तो अभी अपन ने कौन सी 4 चीजें पढ़ ली है? पहली कौन सी पढ़ी थी? मुख्यमंत्री आवास रोजगार योजना पढ़ी थी। इसके बाद दूसरा मंगला पशु बीमा योजना पढ़ा था। इसके बाद राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति। इसके बाद कौन सा पढ़ा है? प्रोजेक्ट कराकल का शुभारंभ। एक अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान सामलात अधिवेशन। राजस्थान सामलात अधिवेशन। राजस्थान सामलात अधिवेशन। और ये सामलात अधिवेशन हुआ है 15 अप्रैल 2026 को। और इसका जो स्थान है जहाँ ये अधिवेशन हुआ है, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर। जयपुर। राजस्थान सामलात अधिवेशन इसका स्थान कहाँ है जहाँ आयोजित हुआ है? इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर। इसका मुख्य अतिथि कौन रहा है? कल मैंने आपको बताया था कि पंचायती राज मंत्री कौन है हमारा, और शिक्षा मंत्री कौन है हमारा? मदन दिलावर। तो मुख्य अतिथि इसका रहा है पंचायती राज मंत्री। कौन है? मदन दिलावर। अब इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य सामलात या साझा जो संसाधन होते हैं, इधर ध्यान दो, अभी लिखो मत 2 मिनट। साझा या सामलात के जो संसाधन होते हैं, जैसे हम कोई घर परिवार हम क्या शामिल में कोई चीज खोल लेते हैं, करते नहीं करते शामिल में, जैसे ट्यूबवेल कर लिया, हैंडपम्प लगा लिया शामिल में, या फिर कोई ऐसा चबूतरा बैठक बनवा ली। हाँ, पार्टनरशिप मतलब पूरे समुदाय का एक उस क्षेत्र का पूरा हक होता है। वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाती है? सामलात वाली चीजें कहलाती हैं। तो अब इसके अंदर जो इसका उद्देश्य है, इसमें यह कहा गया है कि जो सामलात संसाधन है, सामलात संसाधनों में इसमें सबसे पहला बात की गई है जल स्रोत। जल स्रोत हो सकता है कुआं, हो सकता है बावड़ी, हो सकती है, या फिर कोई ट्यूबवेल या नलकूप हो सकता है। तो सामलात संसाधन, उसके अंदर पहला क्या है? जल स्रोत। दूसरा वन। तीसरा पर्वत। और जो अपन के छोटे छोटे विजिटिंग प्लेस होते हैं, जैसे हमारे यहाँ डिक्का है, जलमहल, जो सार्वजनिक संपत्ति के रूप में आते हैं, शामिल के अंदर आते हैं, इनका संरक्षण करना। तो राजस्थान सामलात अधिवेशन इसका उद्देश्य क्या हो गया? सामलात संसाधनों, सामलात संसाधनों
कोष्टक में जल स्रोत, वन, पर्यटक स्थल, आदि का संरक्षण करना। ये तो बस इतना सा ही है, लेकिन प्रश्न इसके अंदर से बनेंगे। ये तो बस इतना सा ही है, प्रश्न इसके अंदर से बनते हैं। अन्य प्रावधान, अब आप मेरे को एक प्रश्न बताओ, अगर आपने पॉलिटिकल या ज्योग्राफी दोनों में से कोई पढ़ी है, तो राजस्थान के अंदर कुल कितनी पंचायत समितियां हैं? नए सर्वे के अनुसार आपको बताना है। तो राजस्थान के अंदर 457 पंचायत समितियां हैं। कितनी है? 457 पंचायत समितियां हैं। और इसमें कहा गया है कि राजस्थान की 457 पंचायत समितियों में से किसी एक ग्राम पंचायत के अंदर अपन क्या है, गौ सेवा केंद्र या गौ संरक्षण केंद्र खोलेंगे। तो कितना, वापस क्या बोला गया है कि राजस्थान की 457 पंचायत समितियों के किसी एक ग्राम पंचायत के अंदर हम क्या है, गौ सेवा केंद्र खोलेंगे। दूसरा, एक होता है बीज बैंक। बीज बैंक क्या होता है? बीज बैंक जो देसी वृक्ष और जो चारा होता है, अपन जो पशु चरते हैं ना, रंजिका होता है, चरी होती है, तो इनके संरक्षण के लिए अपन क्या खोलते हैं, बीज बैंक खोलते हैं, जो उसकी क्वालिटी और उसके अंदर गुणवत्ता में क्या करते हैं, सुधार करते हैं। जिससे अभी आजकल देखते हैं, एक तो ऐसी चरी होती है तो एक बार काटने में खत्म हो जाती है, तो एक क्वालिटी ऐसी भी आती है, एक बार काट ले फिर वापस बड़ी हो जाती है। ऐसे रंजिका के जो रंजिका होता है उसके अंदर भी सेम क्वालिटी देखने को मिलती है। तीसरा, 15 अप्रैल 2026 के दिन एक पुस्तक का विमोचन किया गया था जिसका नाम है सामलात की गाथा, लेकिन उसका एक लेखक नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे लेखकों की कहानियों को शामिल किया गया है जो कि सामलात चीजों पर आधारित है। तो पहला, राजस्थान की 457, ये संख्या ध्यान रखनी है आपको, जब तक आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करोगे आपको संख्या निर्धारित रखनी है ना। राजस्थान की 457 पंचायत समितियों की एक पंचायत में, एक ग्राम पंचायत में गौशाला या गौ सेवा केंद्र खोलना। अन्य प्रावधान क्या क्या है? एक तो प्रश्न आपको यहां से बन जाएगा कि राजस्थान के अंदर कुल कितनी पंचायत समितियां हैं? 457। ऊपर से रेज कर दो इसको, अरे ऊपर से रेज कर दोगे पीछे से। ये केवल मैं 15 अप्रैल की बात कर रहा हूँ। 15 अप्रैल के दिन अन्य प्रावधान किया गया है कि 457 पंचायत समितियों की एक ग्राम पंचायत में गौशाला केंद्र खोले जाएंगे। दूसरा, मैंने आपको बताया था बीज बैंक। बीज बैंक क्या होता है? जहाँ चारे व देसी वृक्षों के जो बीज होते हैं उनका संरक्षण और उनके अंदर उत्कृष्टीकरण किया जाता है, मतलब उनका सुधार किया जाता है। तो राज्य में बीज बैंकों की संख्या 150 से बढ़ाकर, पहले हमारे राजस्थान के अंदर कितनी थी बीज बैंकों की संख्या? 150 से बढ़ाकर 300 कर दी गई। तीसरा, सामलात की गाथा पुस्तक का विमोचन किया गया। सामलात की गाथा पुस्तक का विमोचन किया गया। सामलात की गाथा पुस्तक का विमोचन किया गया। जिसमें विभिन्न
लेखकों की कहानियां संग्रहित हैं, कहानियां संग्रहित हैं। अब आपसे पूछे कि साम्राज्य की गाथा का पुस्तक का लेखक कौन है, तो कौन है? कोई नहीं है, क्योंकि इसके अंदर और बहुत सारे लेखक हैं, उनकी कहानियों को शामिल किया गया है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान की में साम्राज्य की गाथा पुस्तक का विमोचन कब किया गया, तो कब किया गया? 15 अप्रैल 2026 को। और उसी दिन बीज बैंक जो होते हैं, जिनके अंदर देशी वृक्ष और चारे का जो संरक्षण होता है बीजों का, उनकी संख्या कितनी कर दी? 150 से बढ़ाकर 300 कर दी। साथ में ही राजस्थान की जो 457 पंचायत समिति है, उनकी एक एक पंचायत के अंदर गौशाला केंद्र खोले जाएंगे। और राजस्थान सामलात अधिवेशन कहाँ हुआ था? जयपुर के अंदर। इसका मुख्य अतिथि कौन था? मदन